चलें सही है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, आज जो है हम राइटिंग का ही कंटिन्यू करेंगे, राइटिंग सेक्शन का। ठीक है, तो इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा सा आज मैं ये राइटिंग आपको कहूँगा। बेसिकली राइटिंग में ये है कि प्रैक्टिस ही है, जितनी आप कर सकें तो वो बेहतर है। और क्या कहते हैं, ये आपको ना जैसे मैंने आपको कल बताया था कि टोन सेट करेगा आपके पेपर की। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कितना होना चाहिए। वो बेसिकली यही कर रहे होते हैं कि आपका जो है वो वर्बल वाला पार्ट और मैथ वाला जो पार्ट है क्वांट, वो स्कोर में लिखा होता है। लेकिन कोशिश करें इसमें भी आप 4 से ऊपर इसका ना अपना स्कोर रखें, ताकि ना कुछ यूनिवर्सिटी में जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि 4 से ऊपर वाली, तो वो आप मीट कर सकें। तो इसके लिए यही है कि आप आइल्स का जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको स्ट्रक्चर सारा याद होना चाहिए राइटिंग टास्क 2 के लिए, जो जिस तरह आइल्स होते हैं। तो उसी तरह ही आपने इसको लिखना है और थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखना है विद एग्जांपल्स। ठीक है, एक्सप्लेन जो एग्जांपल है ना उनको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आपके वर्ड्स जो है ना पूरे हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर वही रखना है, एक आधा पैराग्राफ और ऐड हो जाएगा और बाकी चीज़ें सेम। ठीक है, और यूज़ सम वोकैबुलरी वर्ड्स ना जो जीआरई में होते हैं, जैसे मैंने आपको मऊशा बताया, वो आपके जहन में अगर वो आते हैं साथ साथ राइटिंग के दौरान, तो वो आप ज़रूर मेंशन करें लिखें। ठीक है, और एटलीस्ट आप इसको 4 to 5 डेज तो आप लाजमी देने हैं। ठीक है, फुल 4 to 5 डेज जो है ना इसकी प्रिपरेशन के लाजमी देने हैं और प्रैक्टिस इसकी लाजमी करनी है, उसके बगैर इसका गुजारा नहीं। अच्छा, हम टास्क 2 पढ़ लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन टेंड्स टू रिस्ट्रेन आवर माइंड्स एंड आवाज ये स्क्रीन शेयर हुई हुई है ना मेरी? लेट मी सी। सर। अच्छा ठीक है, ओके। फॉर्मल एजुकेशन टेंड्स टू रिस्ट्रेन आवर माइंड्स एंड स्पिरिट्स रेदर देन सेट देम फ्री। अच्छा, उसने ये टॉपिक दिया हुआ है कि जो हमारी एजुकेशन है, जो हम पढ़ते हैं ये स्कूल लाइफ में, कॉलेज में, वो हमारे माइंड को ना रिस्ट्रेन करने के लिए होती है। ठीक है, या कन्फाइन करने के लिए होती है। रिस्ट्रेन मतलब कन्फाइन। ठीक है, या डब्बे के अंदर बंद करना। ठीक है, लकीर का फकीर जिसको कहते हैं आप, वो करना। और अब इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं जी, वो आपका जो है नए रास्ते खोलती है। ठीक है, मतलब कि एक्सपैंड करती है आपका नॉलेज, आपका ब्रेन एक्सपैंड करती है। तो ये दूसरा एस्पेक्टिव है। अगर आपने इसमें ये नहीं करना कि 2 पॉइंट्स जो है एक एस्पेक्ट के लिए दिए, 2 पॉइंट दूसरे एस्पेक्ट के लिए दिए, एक ही टोन में लेके चलना है। जो आपने एस्पेक्ट अगर पिक किया है ना अपने पहले पैराग्राफ में अंदर, उसको बताया कि ये मैं इस पे बोलूंगा, इस पे अपना ऐसे कंटिन्यू करूंगा, आपने वही कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इस पे ज़्यादा बोल सकते हैं कि ये कन्फाइन करता है, तो आप कन्फाइन वाले पे लिखे कि जी ये जो हमारे हम जब पढ़ते हैं ये स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो उसमें ना टीचर जो है ना हमें कहते हैं कि कुछ जो रोड लर्निंग सिखाते हैं कि आप इसी पे ही जो हमने बोला है वो आप करें। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, आप इसको अगर आपको लगता है कि आपके प्रोफेसर आप अच्छे थे, टीचर अच्छे थे, तो आप उनको उसको मतलब ऑपोजिट में भी लिख सकते हैं कि नहीं जी, ये यूनिवर्सिटी लाइफ जो है काफ़ी चीज़ें सिखाती है आपको। ठीक है, और काफ़ी आपके ब्रेन जो है वर्क करने लगता है चीज़ें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और हाँ, इसके अंदर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, मैंने स्ट्रेटजीज अपोजिंग व्यू पॉइंट जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, आपने एग्जांपल जो है ना आपने दे देनी है। जैसे एक पैराग्राफ में आप दे दें स्कूल लाइफ की एग्जांपल। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कंबाइन कर दें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, और आपने करना सबसे पहले ना लिखने से पहले ना ऐसे, तो आपने सारे पॉइंट्स जो है ना एक जगह पहले लिख लेने हैं कि आपके जहन में आप किस तरह स्ट्रक्चर लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर आपके जहन में होगा ना, तो आप आराम से आप ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो 3 to 4 मिनट जो है ना आपने ऐसे पढ़ने के बाद उसको पहले समझना है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट समझने के बाद आपने 3 to 4 मतलब लाइंस या पॉइंट्स जो है ना आपने बना लेने अपने, और उधर उधर ही आप लिख लें। ठीक है, और बाद में बेशक मिटा दीजिएगा जब आप ऐसे कंप्लीट कर लें, ताकि आपके जहन में जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना वो भूले ना, और उसको देख देख के आप अपना ऐसे कंटिन्यू कर पाएँ। सही है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, चैट में कुछ ठीक हो गया। हम्म, तो ये सारा आपकी ना उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा, ये जो इन्होंने ऐसे लिखे होते हैं ना इनको देख के आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा ना क्या कहते हैं टाइम दे के
आराम से इजी होके लिखा होता है। हमने जो पेपर में लिखते हैं ना वो 30 मिनट्स का होता है, तो उसमें तो आपकी गलतियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पहले आप जो है ना क्वांट को अच्छी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। और आखिरी जो हफ्ता होगा ना उसमें आपने आराम भी करना है, और साथ साथ ये ऐसे को भी आप देखेंगे, ठीक है। आखिरी 1.5 हफ्ता है जो होगा उसके अंदर आपने जो है ये आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने आर्ट्स दिया हुआ ना तो आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। तो अगर आपने आर्ट्स नहीं दिया तो आप पहले से बेशक प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने आर्ट्स दिया होगा ना तो आपको इजी लगेगा। सेम स्ट्रक्चर है, वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना है विद एग्जांपल्स ना। अच्छा ये देखें, इसने ना जैसे कि मैं आपको बताया था, इसने एग्जांपल लिखी हुई है ना। तो आप थोड़ा सा ना, जैसे इसने शेक्सपियर की यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कि शेक्सपियर ने पढ़ाई चीज़ें, तो ये उसने काफ़ी डिटेल में आप चीज़ें लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स नहीं, उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो सारी उसने काफ़ी मेंशन की हैं। तो आप इसको ऐसे को कोशिश करें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखें। ये जो GRE वाला है ना, इसमें आपने वर्ड्स पूरे करने हैं ना, उसके बगैर आपको जैसे आप 500 वर्ड्स पूरे नहीं करते हैं, वो 90 भी करते हैं, तो आपके थोड़े से मार्क्स उसमें ना डिडक्ट होंगे, ठीक है। और अगर आप 300 वर्ड्स तक लिखते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होगा, तो 3.5 तो आपका फिर आएगा अगर आपने सिर्फ 350 या 300 किया है आपने। अच्छा इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, आपने अच्छा ये ऐसे मैं अपना बुक शेयर कर दूंगा, या आपने ना ऐसे वगैरह पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको आइडिया होगा, उसके बाद आपने प्रैक्टिस वगैरह करनी है, ठीक है। अभी जो है ना मैं आपको वो कैब की तरफ ले जाता हूँ, जो हम वो कैब वगैरह हम पूछते हैं हम ना, तो वो चीज़। अच्छा ये मैंने कॉमन वर्ड्स वर्ड वर्ड खोल लिए हैं 1, ठीक है। अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक बार एक एक करके ना। अच्छा किसी ने ये प्रिपेयर किए हुए हैं कॉमन वर्ड्स 1 या 2 जो भी हैं? चलें जो उन्होंने किए हुए हैं वो रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। एक्चुअली ना 2 दिन 3 से ना तबीयत मेरी डाउन है, जिसकी वजह से ना मैं क्वांट का प्रिपेयर नहीं कर पा रहा सही ना पोर्शन, तो वो ना मैं नेक्स्ट वीक से ना मैं ईमन के साथ ही हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा रैंक का मतलब होता है रैंड करना, ठीक है। मतलब इसको आप मीनिंग भी देख लेना, उसको आप नया वर्ड, चले मैं ना साथ एक वो भी खोल लेता हूँ, वो क्या है, वेबस्टर ना, उसको उससे ना काफ़ी आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे रैंक का मतलब होता है यानी कि लंबी स्पीच करना, ठीक है। और इसको टायरेट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स कोशिश करें इकट्ठे ही आप याद करेंगे ना, तो आपके वोकेबलरी, ऐसे एक वर्ड याद करेंगे तो आपको 4-5 इकट्ठे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो रैंक का मतलब हो सकता है लॉन्ग एंग्री स्पीच, या उससे की तरह डांट स्कोल्ड करना, डांटने की फॉर्म में, ठीक है। इसके मीनिंग में आप कह सकते हैं डायट्राइब, अटैक करना, ठीक है। लेक्चर करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। सरमन, रैंट, रेप्रिमांड, ठीक है। ये सारे मीनिंग जो है ना इसकी सिनोनिम्स में आए। नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट का मतलब है इंडिविजुअलिस्ट जो बंदा होता है, मैवरिक होता है, ठीक है। इसको हम देख भी लेते हैं ना, मैवरिक और बोहेमियन इसके बेसिकली मीनिंग है इसके। जो वो बंदा बेसिकली जो अपने जिसके अपने रूल्स, जो अपने रूल्स फॉलो करता है, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। या लिखे जो दुनिया से हट के चले, ठीक है, उसको कहते हैं मैवरिक और बोहेमियन इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है। हु जनरली स्टैंडर्ड्स और कस्टम्स, ठीक है, यानी कि विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब मेरे ख्याल से था हाँ ब्लेम एक्यूज करना, ठीक है। दूसरे को ब्लेम ब्लेम गेम करना उसको कहते हैं, या आर्गुमेंट करना कि तुम गलत हो, ठीक है। इसके हम ना synonyms भी देख लेते हैं साथ ही। अक्विट करना, अक्विट करना, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, क्लियर, यानी कि टू फ्री फ्रॉम चार्ज ना विंडिकेट का मतलब है। और दूसरा मतलब इसका ये है कंफर्म, वेरीफाई, आर्ग्यू। जैसे एक तो उसने मीनिंग दिया हुआ है वो कैब में, दूसरा मीनिंग इसका अक्विट करना, टू फ्री फ्रॉम चार्ज,
ठीक है। यानी कि जो जेल में था बंदा उसको रिहाई मिल रही या जज ने उसको रिहा कर दिया, उस तरह की मीनिंग में आ जाता है विंडिकेट। ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह याद कर सकते हैं, विंडिकेट जैसे अब विंडो है ना, विंडो से कोई बंदा बाहर निकलता है तो यानी फ्री हो गया ना वो। तो आप इसको विंडिकेट को विंडो से याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा जल्दी। ठीक है। अच्छा, इनोशुअस का मतलब होता है नाइफ, इनोसेंट एंड नाइफ। अब इनोशुअस को ना इनोसेंट से याद याद कर लें। ठीक है। ताकि बेसिकली इनोसेंट में भी वही इनो से स्टार्ट होता है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मीनिंग भी आपको दिखा देता हूँ। हार्मलेस, बिनाइन, इनोसेंट। ठीक है। सेफ, इनोफेंसिव। ठीक है। हेल्दी, साउंड, जेंटल। ये अच्छा, ये जो जितने ज्यादा ऑरेंज ऑरेंज वाले वर्ड है, इसका मतलब ये ज्यादा क्लोज वर्ड है। जो हल्के हैं इसका मतलब है वो उनकी रेलेवेंसी कम है। इनोसेंट से आप याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। आई न्यू स्टार्ट करते हैं। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब होता है जुड़ जाना। ठीक है। अच्छा, इसका एक और मीनिंग था जो इधर उसने दिया हुआ है, वो है कॉम्प्लिकेट करना, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। मतलब कि कोई मुश्किल कंसेप्ट हो या कोई एम्बिगुअस सी चीज हो, उसको कहते हैं हम इन्वॉल्व। ठीक है। एक तो इन्वॉल्व मैंने आपको बताया कि जुड़ जाना। ठीक है। वो वाला भी मीनिंग इसका है। और एक ये है कि कॉम्प्लिकेट करना, कम्प्लेक्स करना। ठीक है। ये सारी चीजें, ये देखें तो सारे मीनिंग इसमें दिए हैं साथ। अगर एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो कॉम्प्लिकेट होगा, एज अ वर्ब यूज होगा तो अफेक्टेड होगा, या इंक्लूडेड की फॉर्म में, जैसे मैंने बताया आप। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब होता है रेप्रीमांड हार्शली, मतलब कि डांटना। कैस्टिगेट, इसकी काफी सारे मीनिंग है, इकट्ठे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है। गुस्से से बोलने को भी कहते हैं अपब्रेड। तो इसके काफी सारे मीनिंग में एक है सेंश्योर है, कैस्टिगेट है, लैम्बास्ट है। वो अभी साथ साथ हम देख लेते हैं। स्कोल्ड, क्रिटिसाइज, लेक्चर। ठीक है। और ये देखें, लैम्बास्ट भी है, कैस्टिगेट भी है, रिब्यूक भी है। ठीक है। चेस्टाइज भी है। ये सारे जीआरई वर्ड्स हैं। तो आप अपने ये एसेस में भी ना लिख सकते हैं ये चीज़, है ना। तो काफ़ी अच्छे बैंड आ जाएंगे उसके अंदर। और जो लोग आइल्स की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस तरह के वर्ड्स अगर यूज़ करते हैं ये तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसे अगर आपने एक जगह रेप्रीमांड यूज़ कर लिया तो दूसरी जगह आप कैस्टिगेट यूज़ कर लें। ठीक है। एक जगह लेक्चर यूज़ कर लिया तो आप दूसरी जगह रिव्यू यूज़ कर लें। तो ये चीज़ें हैं। प्री वेरिकेट, प्री वेरिकेट का मीनिंग देख लेते हैं। टू स्पीक, बेसिकली इसका मतलब होता है लाई करना, झूठ बोलना, डिसीव करना। ठीक है। इसके मीनिंग भी आपको दिखा देता हूँ। लाई, डिसीव, इक्विविकेट। ठीक है। मतलब कि झूठ बोलना बिल्कुल। ठीक है। ऑपोजिट बात करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं। लेकोनिक, लेकोनिक का मतलब होता है वो बंदा जो कंसाइज बोले। ठीक है। मतलब कम वर्ड्स में ना समरी उसकी बयान करते हैं, जो कम टॉकेटिव ना हो। ठीक है। ये ऑपोजिट टू वो है लोकेशियस, एक वर्ड होता है लोकेशियस का मतलब होता है जो ज्यादा बोलने वाला होता है। ठीक है। और लेकोनिक मीन कंसाइज बोलने वाला। इसके हम देख मैं आपको सर्च भी करके दिखा देता हूँ। कौन सा वर्ड था? लेकोनिक, यस। लेकोनिक मीन कंसाइज, ब्रीफ, समरी बयान करना। एज इन साइलेंट भी कह सकते हैं उसको। वो मतलब जो चुप चुप रहता है, ठीक है, रिजर्व रहना। इसका एक और मीनिंग होता है टैसीटर्न। ये भी काफी जीआरई जीआरई वर्ड ही है ये भी। ठीक है। रेटिसेंट भी है जीआरई वर्ड। मतलब कि मुश्किल वर्ड जो होते हैं ये वाले, ये आपको याद होने चाहिए। साइलेंट तो हमें पता है सबको, रिजर्व भी हमें पता है। ये तो टैसीटर्न और रेटिसेंट जो है ना, याद करने वाली। ठीक हो गया। वेनालिटी इज द नेक्स्ट वर्ड। वेनालिटी मीन्स वो करप्ट बंदे को कहते हैं। ठीक है। जो जो इल मैनर्ड होता है, बैड बैड होता है। ठीक है। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। शेमलेस, करप्टनेस। ठीक है। का जितने भी बैड सारे मीनिंग है ना, वो उसमें आ रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैस्टिगेट। सर कैस्टिगेट अभी पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे वो अपग्रेड आया था ना एक वर्ड, उसके अंदर उसका मतलब था स्कोल्ड करना, लेक्चर करना, रेप्रिमांड करना। ठीक है। तो कैस्टिगेट भी वही मतलब है, ये सारे सिनोनिम्स है। कैस्टिगेट में सेंश्योर भी आ जाता है, अपग्रेड भी आ जाता है, लेक्चर करना, क्रिटिसाइज करना, ये सारी मीनिंग एक ही चीज है। लैम्बास्ट भी है इसका meaning।
दिखा भी देता हूँ आपको मैं साथ में। ये देखिए, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, लंबास्ट करना, रिव्यू करना, अपग्रेड करना, ठीक है। 100% मिलता जुलता वर्ड नहीं होगा, मतलब कि उसके 80-90% मीनिंग होगा, सेम होते हैं। कोई किसी में बस ज्यादा गुस्से से हो जाएगा, किसी में कम गुस्से से होगा, लेकिन होगा गुस्से से, ठीक है। तो ये, हाँ, अमेनेबल इज द नेक्स्ट वर्ड। अमेनेबल मीन्स जो बंदा इजीली हम जिसको ना परसुएट कर सके, ठीक है, जो आराम से बात मान जाए, इसको हम कह सकते हैं ओबीडियंट। ओबीडियंट जो बंदा होता है ना, उसको भी कह सकते हैं हम। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। विलिंग, रेडी, इंक्लाइंड, ठीक है, एज इन ओबीडियंट भी है, ठीक है, एज इन रिस्पॉन्सिबल भी है। लायबल इज अ न्यू वर्ड, ठीक है। इंक्लाइंड टूवर्ड्स, ठीक है, ग्लैड, माइंडेड, प्रिपेयर्ड, ये सारी चीजें। नेक्स्ट वर्ड इज ईग्रीगियस। इग्रियस मीन्स स्टैंडिंग आउट इन अ नेगेटिव वे। बेसिकली इसको ना कहते हैं बोल्ड। बोल्ड जो बंदा होता है ना, कोकी, उसको कहते हैं। तो इसको आपको यहाँ दिखा देता हूँ। बोल्ड इन अ बैड बैड सेंस ना, फट की भी सेंस में आप कह सकते हैं। ब्लैटेंट, ठीक है, वेरी नोटिसेबल स्पेशली फॉर बीइंग इनकरेक्ट और बैड, ठीक है। ऑब्वियस होना, ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड आ जाता है ऑब्वियस, लेकिन ब्लैटेंट जो है ना, ये इसके सारा ज्यादा क्लोज मीनिंग दे। ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं एबरेशन। एब्रेशन का मीनिंग देख लेते हैं। अ डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। एब्रेशन मींस जो डेविएट कर जाए, ठीक है। नॉर्मल जो चीज होती है उससे डेविएट या मुख्तलिफ कोई चीज हो जाए, उसको कहेंगे कि एबरेट हो गया। इसका ना देख भी लेते हैं वर्ड्स। एबरेशन मींस, अच्छा, इसके दो मीनिंग है। एक तो डिमेंशिया है, इंसैनिटी, हिस्टीरिया, ये सारी दिमागी जो मर्ज होते हैं ना, वो उनकी उनकी बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा है अनोमली, एक्सेप्शन, अब नॉर्मेलिटी, ठीक है, रेयरिटी। ये दो मीनिंग दे रहा है एपरेशन, ठीक है। आप इसको दिमागी मर्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। एक मीनिंग ये है और दूसरा अनोमली, ठीक है। नेक्स्ट फ्रूगल का मतलब होता है जो काफी बचा बचा के पैसे खर्च करे ना, वाइजली स्पेंड करे, उसको कहते हैं फ्रूगल ना। जो ज्यादा पैसे स्पेंड ना करे और वाइजली, ये देखें यहाँ पे लिखा स्पेंडिंग वाइजली, ठीक है। तो ये एक वर्ड होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, यानी कि वो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है फ्रूग, वो बंदा जो ज्यादा जो है ना पैसे खर्च करता है, ठीक है। तो ये उसकी उसके ना ऑपोजिट वर्ड है एक्स्ट्रा वैगेंट के ना, फ्रूगल, ठीक है, जो बचा बचा के ना पैसे खर्च करे, वाइजली स्पेंड करे, उसको कहते हैं इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, सेविंग, ठीक है। प्रूडेंट भी एक जीआरई वर्ड है, ठीक है, ये भी फ्रूगल के उसमें आता है, प्रूडेंट। अच्छा, ये आपको साथ साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रूडेंट है ना, ये आगे आने वाले जो है ना वो कॉमन वर्ड्स उसमें आएगा। इसलिए साथ साथ भी अगर आप याद करेंगे काफी बेहतर हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट याद करना पड़ेगा। रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है वो बंदा जो रेस्टलेस हो, ठीक है, बेचैन हो, तो उसको कहते हैं रेस्टिव। सही है। जो जल्दबाजी जिसको नहीं होती, उसको कहते हैं पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मीन ये वही मीनिंग है जो फ्रूगल का था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे है। मतलब जो मेजरली लाइफ गुजारे या फुल एक्सट्रीमली, मतलब के बचा बचा के पैसे खर्च करने, थोड़ा सा कंजूस मायनों में आ गया ये। सही है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं इक्विवोकल। इक्विवोकल का मेरे ख्याल से मतलब, हाँ, याद नहीं आ रहा था। कंफ्यूजिंग और एम्बिगियस, ठीक है। तो मतलब कि कोई चीज जो डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंड हो या समझ ना आ रही हो, ठीक है, मुश्किल सी चीज है, उसको कहते हैं इक्विवोकल, ठीक है। इसके हम ना मीनिंग भी देख लेते हैं साथ साथ ना। अच्छा, इसका मतलब है, एक तो है क्वेश्चनेबल या डूबियस, का मतलब होता है अनक्लियर चीज ना। ये सारी अनक्लियर के मानों में है। और एम्बिवियस भी वही होती है जो अनक्लियर होती चीज, ठीक है। क्रिप्टिक और एनिग्मेटिकल, ये भी एनिग्मेटिक भी एक जीआरई वर्ड है, ऑब्सक्योर भी जीआरई वर्ड है। क्रिप्टिक, एनिग्मेटिकल, ऑब्सक्योर, यानी कि डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, और अनश्योर में भी है वैग, अनक्लियर, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट करते हैं।
अच्छा, इसका यहाँ पे कोड वर्ड आ रहा है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट भी जो होता है ना, एम्बिगुअस सी कोई चीज होती है ना, उसको कहते हैं। एम्बीवेलेंट को आप इस तरह याद कर सकते हैं, एम्बिगुअस से ए एम बी, और एम्बिगुअस में भी ए एम बी आता है। तो एम्बीवेलेंट का मतलब एम्बिगुअस और डिफिकल्ट, ठीक है। इस तरह आप कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। डिसइंटरेस्टेड तो हमें इसका हमें पता ही है। डिसइंटरेस्टेड मीन जो बंदा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता हो, ठीक है। न्यूट्रल अनबायस्ड, ठीक है। ये इजी था। ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स काफी फेवरेबल ना, मतलब कि जो कहते नहीं है, ईद के दिनों में हमें मैसेज आते हैं, उसके अंदर वर्ड ज्यादातर यूज होता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस था, तो फेवरेबल के मानों में आई। ठीक है, इसको हम ना और भी इसकी मीनिंग लिख लेते हैं साथ। ऑस्पिशियस, प्रोमिसिंग, ब्राइट, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। एज इन फेवरेबल भी है, ठीक है। दोनों एक ही मतलब सिमिलर है काफी हद तक। नेक्स्ट वर्ड इज वेरेशियस। वेरेशियस का मीनिंग है वो जो बंदा जो सच बोलता है, ठीक है। वो ये उसके ऑपोजिट था। मेरे ख्याल से एक बार हमने पढ़ा था लायक है। पीस, प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट के ना ऑपोजिट वर्ड है ट्रुथफुल। ये वेरेशियस, ठीक है, जो बंदा सच बोलता है हमेशा, ऑनेस्ट। के एक और मीनिंग में ऑनेस्ट भी आएगा, ठीक है। इसका हम देख भी लेते हैं। ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, रिलायबल, ठीक है। एक्यूरेट भी है, ट्रू भी है, एग्जैक्ट बोलने वाला, ऑथेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब है ज्यादा खातिर में ना लाना चीज का, उसको ज्यादा हैसियत ना देना, ठीक है। इसकी एक और मीनिंग भी है, टू वीकन। ना मीनिंग देख लेते हैं एक दो खोल के ना। अच्छा, कुछ आपको लगेगा कि आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, और लेकिन ना जब आप उसका मीनिंग खोलेंगे ना, तो उसके मीनिंग थोड़े से डिफरेंट भी होंगे, और काफी मतलब कि डिफरेंट भी होगा, ठीक है। एक ना वर्ड मैंने पढ़ा था सैंक्शन ना, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल चलें, ये पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अंडरमाइन है वीकन करना, ठीक है। इम्पेयर, इरोड, टू मेक समवन और समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव। हाँ जी, वही बात हो रही है कि उसको खातिर में लाना, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड है सैंक्शन। सैंक्शन का जो हमने ज्यादातर मतलब है ना, इसका इसका ये है कि चीजें जो होती हैं, जैसे आप किसी पे बैन लगा देते हैं, ठीक है, सैंक्शन लगा, हमने सुना होगा कि यूएस ने सैंक्शन लगा दी उस पे, ठीक है। तो उसका मतलब होता है बैन कर देना, उसको अलाउ ना करना। और इसका एक और मीनिंग है पर अलाउ करना, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। एक होता है बैन करना, मना कर देना, और दूसरा मीनिंग है इसका अप्रूव कर देना, परमिशन कर देना। तो ये जो है ना, आपने ध्यान से अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट जो होता है ना, वो आपने पढ़ना है, उसको फिर आपको पता चलेगा इसका क्या मीनिंग है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं हम। अच्छा, किसी को कोई अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा हो ना, तो आप ना सेशन के दौरान भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये साथ साथ चीज़ें जो है ना चल रही हैं। अक्टूबर अब बिल्कुल आ गया है, और जो है डेडलाइन जो है ना, 1.5 महीने की है, 1.5 2 महीने के अंदर डेडलाइन है। तो आपने सारे एसओपी प्रिपेयर भी करने हैं, और एलओआर जो है ना, आपने लेके रख लेना इस टाइम तक। और आप इस वक्त ये जो 10-15 दिन है, बड़े क्रूशल है। आपने यूनिवर्सिटी जो है ना, अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करेंगे, वो आपने शॉर्टलिस्ट करके रख लेनी है कि भाई इसमें मैं अप्लाई करूंगा। क्योंकि एंड वाले दिनों में काम नहीं होता ज्यादा, क्योंकि जब आप 10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने किस किस में, फिर एंड में एसओपी भी आपने अपलोड करने हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग एसओपी आपने बना के अपलोड करना है, बिल्कुल सेम नहीं करना। उसकी उसकी वजह ये है कि आपने हर यूनिवर्सिटी में, सपोज आपने उसके मशीन लर्निंग पे इंटरेस्ट आपने का था, ठीक है, तो आप मशीन लर्निंग वाले में थोड़ा डिफरेंट करेंगे। उसके बाद आपने प्रोफेसर का नाम भी लिखना है उसके अंदर, और चीज़ें जो है ना थोड़ी चेंज करनी है। फिर आपने एलओआर भी लेने। एलओआर बेसिकली वो अपलोड करेगा ना जो बंदा, वो कम से कम 5-6 दिन ले भी लेता है, जो अगर आपने इंटरनेशनल हैकाथॉन से लिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना इसी महीने करने वाली हैं, तो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट वाली। और फिर नेक्स्ट मंथ जो है, बस आपका सारा वो जो डॉक्यूमेंट जो है ना अपलोड करने वाले, वो रह जानी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ सारा, और ये वाला जो महीना है ना, इसमें शॉर्टलिस्ट, और नेक्स्ट मंथ जो है ना, उसमें अप्लाई, एसओपी, एलओआर, ठीक है, आइट्स के जो भी स्कोर अपलोड करने हैं वो, जीआरई का जो भी जमाना है वो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और प्रायोरिटी गाइडलाइन को कोशिश करें, फोकस करें। प्रायोरिटी गाइडलाइन का मतलब होता है कि आप टीएशिप के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप सेकंड गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जो बाद के आने वाली हैं, दिसंबर के बाद, जनवरी में भी होती है उनकी ना। तो उसके लिए आप कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो हमारे लिए फ़ायदा है नहीं। चलिए हम ना नेक्स्ट करते हैं। अंडरमाइन का हो गया है।
प्रूडिगल, प्रूडिगल का मतलब होता है ये भी एक्स्ट्रा वैगन, जैसे मैंने आपको बताया था जो ज्यादा खर्च करने वाला। फ्रूगल हमने वर्ड पढ़ा था, उसका मतलब होता है स्पेंड वाइजली, ये इसके ऑपोजिट है। प्रूडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगन, ज्यादा फजूल खर्ची करने वाला। ठीक है ना, और भी आपको मीनिंग में दिखा देता हूँ। स्पेंड थ्रिफ्ट भी इसका ना वो है सिनोनिम ना, ये देखिए स्पेंड थ्रिफ्ट आया। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब ज्यादा फजूल खर्ची, वेस्टफुल ना, स्पेंडर, ये सारी मीनिंग है। वेस्टफुल भी है, प्रोफ्लीगेट भी है, प्रोफ्लीगेट भी जीआरई वर्ड है, ये भी काफी आता है। ठीक है, ये भी आपने इस तरह, ये बल्कि आगे आएगा ना कुछ वर्ड्स, कॉमन वर्ड में खाली 2 या 3 में है ये प्रोफ्लीगेट। नेक्स्ट करते हैं इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग सप्ली, आहिस्ता से बोलना, ठीक है, छुप के बोलना। इसके हम ना मीनिंग भी देख लेते हैं। क्लोज, फेमिलियर, फ्रेंडली, इनसेपरेबल, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल चीज, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अमेलगम नया वर्ड है। अमेलगम का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग। अलॉय भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जैसे आटा और पानी को मिक्स कर दे तो अमेलगम बन जाता है। तो ये चीजें हैं मिक्सचर, जो भी कोई 2 या 3 चीजों का। एनोमेलस, एनोमलस, नॉट नॉर्मल, वो चीज कोई जो नॉर्मल ना हो। ठीक है, इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। नॉर्मलस मीन्स अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, ठीक है, यूनिक, रेयर, और एवर, इसका दूसरा मीनिंग था अब नॉर्मल, अननेचुरल, अनयूजुअल, इरेगुलर। अनोमली से बेसिकली वर्ड निकला ना, अनोमलस। अनोमली का मतलब भी वही चीज होती है। डिमोर, डिमोर का मतलब है टू शो रिलक्टेंस, मतलब मना करना ना, ये मना करने के सेंस में है कि आपने उसको मना कर दिया कोई चीज ना, या ऑब्जेक्ट कर दिया है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज क्वालिफाई। क्वालिफाई हमें पता है, तो मतलब कि पूरा उतरना उस किसी चीज पे ना, स्पेसिफिक चीज पे। अच्छा, इसका एक और मीनिंग भी दे रहा है ये, टू मेक लेस सिवियर। इसके हम ना सिनोनिम देख भी लेते हैं साथ। क्वालिफाई, अच्छा क्वालिफाई के काफी सारे मीनिंग है। मॉडिफाई करना, ठीक है, प्रिपेयर, इक्विप करना, अपने आप को इनेबल करना, ठीक है। इसका एक और मीनिंग है इंटाइटल करना, ऑथोराइज करना, यानी कि पूरा उतरना उस चीज पे, परमिट करना, अलाउ करना। तो ये है, ये चीज है। नेक्स्ट, पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है वो चीज जो छोटी होती है, छोटी होती है, काफी छोटी, स्मॉल के मायनों में आई। पैटी, पैटी को भी आप कह सकते हैं। नैरोली रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, ठीक है, इसको मैं आपको मैं नहीं दिखाता हूँ। पैटी को आप इसका पैरोकियल को आप इसमें याद करें पैटी से ना, पी फॉर पैरोकियल होता है और पी फॉर पैटी है, तो दोनों वर्ड जो है ना तो याद हो जाएगा। पैटी का मतलब भी स्मॉल होता है, ये नैरो माइंडेड के भी सेंस में आता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफ्लिगेट। अच्छा, प्रोफ्लिगेट हमने पढ़ लिया है, वो उसके अंदर आया था एक्स्ट्रा वैगरेंट के अंदर ना, या जो फजूल खर्च होता बंदा उसको कहते हैं। ये देखें, अच्छा हमने इसके 2 वर्ड्स जो है ना, 2-3 वर्ड्स पहले पढ़ चुके हैं हम एक्स्ट्रा वैगरेंट के। एक्स्ट्रा वैगरेंट, प्रोफ्लिगेट, ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल, प्रोडिगल भी हमने आज ही पढ़ा है। तो ये आप इकट्ठे याद कर लेंगे ना, तो आपको बेनिफिशियल होगा, आगे जब वर्ड आएगा ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सही है। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल इन एग्जिस्टेंस। एक्सटेंट को आप ना एग्जिस्टेंस से याद कर लें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, स्टिल इन यानी कि जो लिविंग चीज होती है, लाइव होती है, इसके अंदर जान होती है, उसको कहते हैं एक्सटेंट। सही है। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब है पॉजिटिव वर्ड था ये, लाइकली टू सोशलाइज। वो बंदा जिसको, मतलब कि इसको ना आप टॉकेटिव भी कह सकते हैं, गैरलेस की मायनों में भी आ सकता है। ठीक है, और जो बंदा जो लाइकली सोशलाइज, आउट गोइंग, सोशल, फ्रेंडली, ठीक है, कंपेनियनेबल, सोशलेबल, एक्सट्रोवर्ट जो होता है बंदा उसको कहेंगे। तो ये सारी इसकी मीनिंग है। ये काफी सारी और मीनिंग भी आएंगे अभी ना नेक्स्ट वर्ड्स में ना, कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट
वर्ड इज गैल्वेनाइज। अच्छा, गैल्वेनाइज का मतलब होता है वो बंदा जो इंस्पायर करे आप, ठीक है, या एक्साइट करे या इंस्पायर करे, यानी कि जिसके वर्ड्स और एक्शन जो है ना आपको इंस्पायर करे, उसको आप कहेंगे गैल्वेनाइज बनता है, ठीक है। एक्साइट, थ्रिल, इलेक्ट्रीफाई, ठीक है, डिलाइट, इंटॉक्सिकेट, टर्न ऑन, प्रोवोक, ये सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट करते हैं एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है एनर्जी, मेरे ख्याल से सैप करना था, हाँ जी, एनर्जी सैप करना, मतलब कि एनर्जी किसी से ना चूस लेना, कि एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम समथिंग, ठीक है। करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इम्पर्टिनेंट जो है ना एक बैड वर्ड है। इसका मतलब होता है वो बंदा जो करप्ट होता है, झूठ बोलना, हर जो बुराई होती है ना उसके अंदर हो। इसके आपको मैं मीनिंग भी दिखा देता हूँ। मतलब जो गलत बातें करे, बोल्ड हो इन अ बैड सेंस ना, रूड हो, इंसोलेंट हो, ठीक है, ये सारे जो है ना काफी सारे इसकी मीनिंग है। इम्पर्टिनेंट, बोल्ड, इम्पूडेंट भी है। अच्छा, ये भी जीआरई वर्ड है इम्पूडेंट ना, ये भी काफी आता है इम्पूडेंट। अच्छा, ये जो जीआरई वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना ईटीएस की बुक में, या मैनहट्टन की बुक में, तो ये वर्ड्स आ रहे होते हैं साथ साथ ना, तो अगर आप ये मीनिंग आते होंगे ना, तो आप सवाल जो है ना आपको समझ ही नहीं आ रहा हो इसका क्या मीनिंग था, तो हम क्या सेंस बनाएंगे इस सवाल की। तो ये साथ साथ आपने करने हैं। इम्पर्टिनेंट को आपने इस्तेमाल करें बोल्ड कोकी के सेंस में, ठीक है, उसके साथ इम्पूडेंट और इम्पर्टिनेंट को इकट्ठे कर दें, क्योंकि आई एम से स्टार्ट हो रहा है। और ये एक और वर्ड है इंसोलेंट, ये भी काफी आता है। इंसोलेंट, इम्पूडेंट और इम्पर्टिनेंट, ये तीनों जो है ना एक ही है। और एक और है ओडेशियस, ये भी है काफी, ये भी काफी यूज हो रहा होता है। तो ये चीज है, ये आपने इकट्ठे अभी जो आई से तो है ना आपको याद हो जानी चाहिए, इम्पर्टिनेंट, इम्पूडेंट और इंसोलेंट, ये भी काफी कॉमन है। कोमेंसुरेट। अच्छा, कोमेंसुरेट का मतलब ना कंपेरेबल होता है। आप इसको इस तरह याद करते हैं, कंपेरेबल और कोमेंसुरेट में कॉम कॉम जो है ना स्टार्टिंग में आ रहा है, तो आप इसको इस तरह याद कर लीजिए, यानी कोई चीज प्रोपोर्शनल बराबर है, जिसको आप कंपेयर कर सके ना, ठीक है। तो हम ना आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें, प्रोपोर्शनल, कंपेरेबल, प्रोपोर्शनेट, बैलेंस, कमेंसुरेबल, ठीक है, तो ये जो चीज आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं कमेंसुरेट को। आप जैसे मैंने बताया ना, आप सुना याद चले कंपेरेबल के ना, COM याद हो जाएगा। बीट्रे करना मतलब धोखा देना, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। इंटेंशनली या रिवील समथिंग समथिंग, ठीक है, और उसके बाद यूजली अनइंटेंशनली बीट्रे करना, धोखा दे देना। मर्क्यूरियल। अच्छा, इसको मर्क्यूरियल का मतलब होता है वोलेटाइल। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, जो मैंने तरीका इसको याद करने का लगाया था वो इस तरह था, मरकरी से आप याद करें, मरकरी बेसिकली वोलेटाइल होता है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद करेंगे, मरकरी फॉर वोलेटाइल, तो मर्क्यूरियल का मतलब वोलेटाइल होता है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल, मतलब कि हम पता नहीं होगा क्या रिएक्शन दे दे वो उसी टाइम, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो वोलेटाइल होना, अनप्रेडिक्टेबल होना, अनस्टेबल होना, अनस्टेबल, बेसिकली मरकरी अनस्टेबल है, इसलिए तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। किसी चीज से लिंक करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी जल्दी। अच्छा, एम्बीवेलेंट का वर्ड आ चुका है पहले। एम्बिगुअस हमने पढ़ा था। एम्बिगुअस से मैंने आपको कहा था M A M है ना, और एम्बिगुअस में भी AMB स्टार्टिंग में, तो एम्बीवेलेंट का मतलब है एम्बिगुअस या डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड वाली चीज ना, कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस और समथिंग, ठीक है, ये इसको आप याद, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी मीनिंग ना। एम्बीवेलेंट मतलब कोई डिफिकल्ट सी चीज हो, या डिफिकल्ट, अनश्योर हो, वैग हो, अनक्लियर हो, ठीक है, तो आप एम्बिग्यूटी से इसको याद कर सकते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट करते हैं। वांटिंग का मतलब होता है चाहना, ठीक है, ये हमें पता है। या वांटिंग का मतलब कि जिसके पास जो कमी होती है वो भी चाह ही रहा होता है ना, कमी होती है तब तो चाह रहा होता है, तो इसलिए इसका मतलब जो है ना लैकिंग की फॉर्म में आया। ठीक हो गया। अच्छा, सेंश्योर अभी हमने पढ़ लिया है, इसका काफी सारे मीनिंग आए थे। कैस्टिगेट था, ठीक है, अपग्रेड था, रेप्रीमांड था, लेक्चर था, क्रिटिसाइज था, ये सारे सी वाले वर्ड में, या तो ये आपको याद हो जाना चाहिए ना। सेंश्योर है, कैस्टिगेट है, और क्या है इसके ना अपनी देख लेना साथ में। इसमें लैम्बास्ट भी होता है। लैम्बास्ट का मतलब इसी सेंस में आता है। सेंश्योर, रिप्रिमांड, रिब्यूक, क्रिटिसाइज, लेक्चर, ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग आ रहे हैं। कंटेम भी है, यहाँ पे इसके रिप्रिमांड खोलेंगे ना, तो इसके वो वाले मीनिंग भी आ जाएंगे, स्कोल्ड करना,
डांटना। अपग्रेड भी आ रहा है, ठीक है, चेस्टाइज और अपग्रेड। अपग्रेड नहीं, अपग्रेड, ये चीजें सारी। लैम्बास भी है, यानी कि ये भी क्रिटिसाइज के उसमें आ रहा है। आइए करें, आगे मिलते हैं। एक्रीमनी। अच्छा, एक्रीमनी जहाँ तक मुझे याद है, इसका मतलब था एंगर शायद। नहीं, इसका मतलब है बिटरनेस एंड इल विल। एक्रीमनी मीन बिटरनेस एंड इल विल, यानी कि करवाहट से बोलना ना, जो बंदा गुस्से से बोलता है। अच्छा, इसको आप एंगर से भी याद कर सकते हैं, तो एंगर में ही बंदा करवाहट से बोलता है ना, गुस्से से बोलता है। तो आप ए फॉर एंगर, ए फॉर एक्रीमनी, इसमें याद कर लें। आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब होता है आर्टिस्टिक कोई चीज होती है, ठीक है। और आर्टफुल का ये भी मतलब होता है क्लेवर, जो बंदा होता है चालाकी से काम दिखाने वाला, ठीक है, उसको आप कहते हैं आर्टफुल। चालाकी से उसने कोई काम निकलवा लिया, इस तरह, इस सेंस में भी है ये, ठीक, कनिंग में। और आर्टफुल का मतलब ये भी है कि यूजिंग आर्टिस्टिक स्किल। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चेस्टाइज। अच्छा, चेस्टाइज भी आ चुका है, वो हमने पढ़ा था। अपग्रेड, कैस्टिगेट, सेंश्योर, रेप्रिमांड, हार्शली, ये सारे वही वर्ड है। गुस्से से ना, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, ये सारे जो आपको याद, इकट्ठे आप करके याद करेंगे, 5-6 वर्ड हैं, याद हो जाएंगे आप। इंटीमेट वर्ड है। इंटीमेट मीन्स टू सजेस्ट समथिंग सबटली, आहिस्ता से बात करा, प्राइवेसी से बोलना, ठीक है। हल्के से आपने उसको बोल दिया हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं वेनरेट। वेनरेट मीन्स मतलब था टू रिस्पेक्ट डीपली। अच्छा, ये इसका ना एक और मतलब है, वर्शिप के मानो में है, कि आप इसको इतनी रिस्पेक्ट देती कि वो वर्शिप की फॉर्म में चला गया। इसके फॉर्म में मीनिंग भी था। वर्शिप, रिवेयर, रेवरेंस, ऑनर करना, एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना, प्रेस करना, ठीक है, ये सारी मीनिंग है इसकी। नेक्स्ट करते हैं। एम्बिगस, हम एम्बिगस आप कोई अनक्लियर चीज होती है उसको कहते हैं, जो इजीली समझ में आए। एम्बिवेलेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, इजीली अंडरस्टूड ना हो, कॉम्प्रिहेंड ना की जा सके, उसको कहते हैं एम्बिगस। इजीली, इजी, ये भी इजी था। अच्छा, कैलमनी का मतलब मेरे ख्याल से मतलब था डांटना की फॉर्म में। ये हाँ, किसी की आपने ना दिल आजारी वगैरह करते हैं तो उसको डिसरिस्पेक्ट करने को कहते हैं। डिफेम करना, लिबल करना, ठीक है, इस तरह की बात है। तो आप सिर्फ सेंटेंस बना के याद कर सकते हैं कि डोंट कैलमनी हिम, या डोंट कैलमनी अस, इस तरह करके ना, तो आपको याद हो जाएगा कि डिफेम के मानो में। नेक्स्ट करते हैं। मेंटेन का हमें पता है सबको कि किसी चीज को मेंटेन करना, एजर्ट करना, पॉजिटिव मीनिंग देना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इंजीनियस। इंजीनियस का मेरे ख्याल से, हाँ, इन आप उसको ना इनोसेंट एंड नाइफ से याद कर सकते हैं। इंजीनियस में ना आ रहा है इन, तो इनोसेंट में भी इन आ रहा है, तो आप इसको उसमें ऐड करें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेली। बेली मीन्स टू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट या मिस रिप्रेजेंट करना, ठीक है। बंदा होता कुछ है, दिखाए कुछ, मतलब कि बीट्रे के मानों में भी आ सकते हैं कि बीट्रे, चलो वो तो थोड़ा डिफरेंट मीनिंग दे रहा। उसका हम मीनिंग देख रहे थे, मिस इंटरप्रेट करना, ऑब्सक्योर। अच्छा, ऑब्सक्योर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भी जीआरई वर्ड है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ऑब्सक्योर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अमोरफस। अमोरफस हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था 12th में। अमोरफस मतलब होता है शेपलेस, ठीक है, कोई जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं अमोरफस। इजी वर्ड था ये। अच्छा, ये वो उसके अपना वर्ड आ गया, ठीक है, इसको आप मिस करा। अच्छा, बाकी अब रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ ले, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, वरना मैं फिर क्या कहते हैं, सेशन को एंड करते हैं। कोई जनरल क्वेश्चन कि किस तरह अप्लाई करना है ओवरऑल जीआरई से रिलेटेड, वो पूछ ले। नहीं है। अच्छा, ये एक और मुझे वेबसाइट मिली थी, लेट मी चेक कि मैंने वो खोली भी है या नहीं। नहीं, वो मैंने वेबसाइट बंद कर दी है। मैं ना वो वेबसाइट आपको दे दूंगा। क्या कहते हैं, अगर कोई बिल क्या कहते हैं चाह रहा होगा कि इसको चाहिए, उसके अंदर बेसिकली ना टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो थी ना,
वो थी। अच्छा, हमने टॉप 50 में मैंने आपको बोला था, जिनका जीपीए कम है ना 3.5 से, वो टॉप 50 वाली यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल अप्लाई ना करें। कर लें, एक दो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, शॉर्टलिस्ट करें, लेकिन प्रेफर ये करें कि थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए, जिनका 3.3 के अराउंड है ना। तो क्योंकि टॉप की यूनिवर्सिटी में ना जीपीए की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है, और वो ज़्यादा 3.6, 3.7 और 3.5 से ऊपर वाले को सेट कर रहे हैं, और बाकी बाकी चीज़ें मैटर करी हैं, जीआर स्कोर, आइस का बैंड। तो वो फिर उसमें आप पैसे ज़ाया करने वाली बात होती है कि आप उसमें अगर आपने करना है तो आप एक आधी या दो शॉर्टलिस्ट कर लें, और द रिस्क रिस्क बंदा ले लेता है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन मेजोरिटी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जो है ना, थोड़ी सी नीचे वाले से करें, अगर वो जीपीए कम है तो जिनका जीपीए कम है वो यूनिवर्सिटी, जो यूएस की वो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालें, और 50 से लेकर 200 तक जो है ना, एप्लीकेशन फीस सबकी जमा करानी होगी। नहीं, कुछ जो है ना वेवर मिल जाता है आपको, आप उनके ईमेल करते हैं तो आपको वेवर दे देते हैं। अगर वो वेवर नहीं देते फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फीस दे के ना। फिर आप यहाँ से पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड से ना। तो क्रेडिट, अच्छा उसमें जैसे सब $80 फीस होगी ना, तो क्रेडिट कार्ड से ना पैसे जब आप कटेंगे ना, तो $80 से थोड़े ज्यादा कटेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी ना राइट वर्क। अच्छा, उसमें बेनिफिट ये हो जाता है, जिनकी एप्लीकेशन फीस होती है ना, तो लोग उसमें ना उसका कंपटीशन थोड़ा सा गिर जाता है, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि उनका फ्री अप्लाई हो जाए। अगर जिनको आराम से वेवर मिल जाए ना जिस यूनिवर्सिटी में, तो उसका कंपटीशन भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ना कि आपकी प्रोफाइल सही है, और अगर आपको थोड़ी सी फीस भी पे करनी पड़ रही है, तो आप कर दें अप्लाई, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम होगा और आपके चांसेस बढ़ गए। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना आप देख लीजिएगा। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा क्या कहना था। हाँ, जो लोग आइल्स की तैयारी कर रहे हैं ना, वो अपना सही तरीके से आइल्स करें, उसके बाद फिर जीआरई पे आ जाए, अगर उन्होंने 2024 के लिए अप्लाई करा। और जो लोग क्या कहते हैं, उन्होंने 2025 के लिए करना, वो पहले जीआरई कर लें बेशक, और उसके बाद फिर आइल्स जो नेक्स्ट ईयर कर लें, कोई इशू नहीं, क्योंकि आइल्स की वैलिडिटी 2 साल के लिए है, और इसकी जो वैलिडिटी है 5 साल के लिए जीआरई की। तो कोशिश करें एक जो टेस्ट है ना, वो एक वक्त में एक ही तैयार करें, और फिर उसको प्रॉपरली तैयार करके फिर ही दें, क्योंकि इसकी जो फीसिंग जो है ना बहुत ज़्यादा है। अब जीआरई की जो फीस है वो $220 है, तो ये अराउंड 70,000 प्लस बन जाता है, के अराउंड बन जाती है फीस। तो ये चीज़ें जो ना आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर किसी को जीआरई का फॉर्मेट नहीं पता, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि 27 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहले आपको पहला सेक्शन मिलेगा, पहले राइटिंग का, उसके बाद जो कंटिन्यू राइटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्वांट का मिलेगा, क्वांट या वर्बल में से एक। ठीक है, उसमें 13 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहले सेक्शन में ना 2 सेक्शन होगा ना, क्वांट के भी 2 सेक्शन होंगे, वर्बल के भी, तो 13 और क्या कहते हैं 15 करके इसका क्वेश्चन होगा। तो पहला सेक्शन होगा वो आसान होगा एज कम्पेयर टू सेक्शन 2। ठीक है, अगर वो आपका आसान में भी आपका क्या कहते हैं आपके मुश्किल से हो रहा है ना वो, तो फिर वो अगला सेक्शन भी आपको आसान ही देगा, लेकिन उसका ना आपका ओवरऑल बैंड बैंड कह रहा हूँ स्कोर कम हो जाएगा। तो कोशिश करें पहला सेक्शन में थोड़ा अच्छा अटेम्प्ट करें, और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सवाल जैसे आपको पहले सपोज आपका ना पहले सवाल जो है ना इजी वाले जो है वो आप अटेम्प्ट करें, और एंड में जिसका टाइम कंज्यूमिंग लगे है वो आप बेसिक स्किप करके एंड में कर दें। तो उससे यह होगा कि जो इजी सवाल होंगे ना वो तो आप अपने उसके नंबर पक्के करें। ये ना हो कि आप मुश्किल सवाल करने बैठ जाएंगे, और बाकी जो इजी सवाल होंगे ना वो मिस हो जाएंगे। तो इजी सवाल को पहले करें, और मुश्किल सवालों को बेशक अगर वो मिस भी हो जाए तो खैर है, क्योंकि उसमें वैसे ही टाइम लग रहा था। तो एक आधा एक या दो मिस हो जाए ना मुश्किल सवाल, तो ये कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है, इट्स नॉर्मल। ठीक है, लेकिन कोशिश करें अटेम्प्ट सारे करें। अच्छा। अच्छा, आपका टाइम लगेगा वर्बल के पार्ट में ना, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ना एंड पे करें, बाकी सवाल कर लें, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस इक्विवेलेंस है वो पहले कर लें। और वो वाले भी जो जिसके अंदर एक पोर्शन एक सवाल होते हैं इस टाइप के कि इसमें आपने सिनोनिम्स दो सिनोनिम्स जो दोनों होते हैं, अगर आपको वोकैबुलरी आती होगी तो आप वो बड़े आराम से सवाल कर लेंगे, तो आप वो भी कोशिश करें अटेम्प्ट करें पहले। और एंड वाले जो सवाल है ना वो उसके लिए थोड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि ना उसमें टाइम काफी लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आप ना स्ट्रेटेजाइज करनी चाहिए सारी, ये ना हो कि एलओआर के स्ट्रक्चर में करते हैं। एलओआर का स्ट्रक्चर मैं आपको ना मैं इसे दिखा भी देता हूँ, मेरे ख्याल से वो पोस्टेड था। अ,
5 PM चैनल में था, कैरियर सर्विसेज है ना। इसमें आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे एलओआर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे टेम्पलेट बड़ा अच्छा है वो। बेसिकली काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी का था एलओआर ना। तो चल लेटर रिकमेंडेशन का आपको वैसे ही बता देता हूँ कि किस तरह मतलब होता है उसके अंदर। आपने ना पहले टीचर के बारे में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। ये टीचर, आप ना उसकी टीचर से ना लिखवाइएगा, आप खुद लिख के ना फिर टीचर को ड्राफ्ट भेजिएगा, यहाँ पे कैरियर सर्विसेज का उसको वेरीफाई करवा लें, फिर भेजिएगा जो वेरीफाई हो जाए तो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने करना है कि उसके अंदर तीन अपने बारे में एक्सप्लेन करना है। ऑब्जेक्टिव जो है कोशिश करें कि रियलिस्टिक बातें करें और थोड़ी सी एग्जाम्पल के साथ बात करें। ये टीचर के साथ ने काम किया था, आपने एफआईपी बनाया था और एफआईपी में क्या मुश्किल आई थी, और आप जो है किस तरह उसको मैनेज किया, अपने टीचर से कम्युनिकेट किस तरह किया, इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने उसके अंदर लिखनी होती है। और एक एक पेज का आपका जो टीचर के साथ होना चाहिए वो वो थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए। मतलब कि आपने एलओआर जो लेना है, 3 है बेसिकली हमने अपलोड करना होता है ना, तो एक जो है आप अपने एफआईपी जिन्होंने जिनसे किया वो ले लें उनसे, और जो बाकी दो है वो नेशनल हैकाथॉन से ले लें। और बल्कि आप ज़्यादा ले लें तो 2 या 3 बंदों से लें, क्योंकि हमने जब 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो अब वो एक ही बंदा 10 पे थोड़ी भिजवाएगा, वो माइंड कर सकता है आपकी बात को ना। तो आप कोशिश करें डिवाइड करें, 5-5 कर दें, कि 5 इसको मैं इसको कहूँगा अप्लाई करने को, 5 इसको कह दूंगा। तो ये चीज़ें टोटल 4-5 आपके पास जो है ना बंदे होने चाहिए कि आप इसको कह सकें कि आप इधर इधर अप्लाई करें। वरना अगर आप 10 को कहेंगे ना, ये 10 के 10 को अप्लाई करें तो वो अजीब सी बात हो जाती है, अजीब सा लगता है। तो आप 2-3 जो है ना रिजर्व पे रखें कि जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। एफ आई कुछ जब 10 यूनिवर्सिटी से आपने शॉर्टलिस्ट करनी है ना, तो अब एफ आई पी कोऑर्डिनेटर से जो मैंने जो है एलओआर ले लिया है, लेना है बल्कि, ठीक है। अब 5 को मैं वो कहूंगा कि 5 वो ना कर दे, और दूसरे किसी और टीचर से मिलूंगा और वो 5 वो क्या कहते हैं अपलोड कर देगा, तो इस तरह टाइम डिवाइड हो जाएगा, ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। अब 10 के 10 बोलेंगे ना तो वो अजीब सी बात। अगर आपकी एफ आई पी और कोऑर्डिनेटर से बनती है, जो आपका टीचर है, डिपेंड करता है कितनी बनती है। अगर आपकी अच्छी बनती है तो आप 10 के 10 भी करवा सकते हो, वो माइंड भी नहीं करेगा, ठीक है। बल्कि उनका नाम जो है ना अच्छा हो रहा होता है कि आप एलओआर जो आप लिखते हैं ना, जब यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है तो टीचर की प्रोफाइल वगैरह खुलती है, टीचर को देखते हैं कि क्या रिसर्च वगैरह है, वो काफ़ी नाम की बड़े फख्र की बात होती है एक टीचर के लिए ना। तो वो माइंड नहीं करते इन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने भी जब पीएचडी की होती है तो उन्होंने भी एलओआर जो है ना लिए होते हैं अपने टीचर से। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने शॉर्टलिस्ट जो है ना बड़ी ध्यान से यूनिवर्सिटीज करनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। रैंडमली सेलेक्ट करेंगे बगैर किसी उसके ना, तो काफ़ी मतलब कि स्ट्रेटेजाइज करके नहीं करेंगे ना तो फिर चांसेस एडमिशन ना हो। तो स्ट्रेटेजाइज करके करेंगे, प्रोफेसर भी रिसर्च करेंगे कि किधर किधर फंडिंग अवेलेबल थी, और फिर उस एसओपी में उसी का नाम लिखेंगे उन प्रोफेसर का। ये चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती है। आप रैंडमली ऐसे ही अप्लाई कर देंगे, एसओपी में किसी टीचर का नाम नहीं लिखा होगा, वो जनरल एक एप्लीकेशन होगी, और अगर सीवी बाकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो वो वैसे साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से एप्लीकेशन की करिए, हर यूनिवर्सिटी की अलग एसओपी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी एसओपी जो है ना काफ़ी टाइम का होते हैं, तो 2 महीने जो है ना ये जो है आने वाले बड़े क्रूशल है। और डेडलाइंस मीट करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। डेडलाइन अगर आप एक दिन भी 1 घंटा भी लेट कर देते हो ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ केसेस में रिलैक्सेशन मिल जाती है जीआरई के टेस्ट में या इधर उधर, लेकिन ये जो इस तरह की है ना एलओआर वगैरह, और वो कहते हैं नहीं आपके पास इतना टाइम दिया हुआ था, आपने मतलब 3 महीने से एप्लीकेशन ओपन थी और फिर भी आपने अप्लाई नहीं किया। अच्छा, एक वेबसाइट पे लिखा हुआ था प्रोफेसर के अलावा एलओआर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर वो उन्होंने वेबसाइट की पे कहा है ना प्रोफेसर के अलावा नहीं किया, तो आप प्रोफेसर से ही लेना सारे ना, 3 के 3, ठीक है। तो वो भी आप कर लेते इशू नहीं है, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। लेकिन वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आपने एलओआर सबमिट करानी थी, तो अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो आप नहीं करते, उनकी हदायत के मुताबिक ही चले फिर। चलो सही है, सेशन का हो गया टाइम, हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह कल से। अच्छा, नेक्स्ट वीक से जो है ना हम प्रॉपर जो क्वांट के मेरे ख्याल से 5-6 चैप्टर रह गए इंपॉर्टेंट वाले ना, तो मैं न्यूमन के साथ हम वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक के साथ, नेक्स्ट वीक के शुरू में, ठीक है। और उससे नेक्स्ट वीक में हम वर्बल करेंगे और वर्बल की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला कंक्लूड होगा, ठीक हो गया। चलो सही होगा।
हाँ क्या क्वेश्चन है, चलो सही है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम रीड करते हैं। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल।